बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद राहील साबर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 17। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे जी? लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपने देखे। आए जी, अब नेक्स्ट जो है वो उसे आगे लेके चलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जी कोफैक्टर क्या होते हैं, कोफैक्टर के फंक्शन डिस्कस करेंगे, टाइप्स को डिस्कस करेंगे, उसकी फॉर्म्स को देखेंगे, एंजाइम्स की लोकेशन ऑफ एंजाइम देखेंगे और एंड पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम देखेंगे। ठीक है जी। सो आइए जी इनको जो है वो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कोफैक्टर। सम एंजाइम्स आर सॉलिडली प्रोटीन, अदर आल्सो हैव नॉन प्रोटीन पार्ट कॉल्ड कोफैक्टर। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा है जी एंजाइम काम कर रहा है तो एंजाइम को काम करने के लिए किसी हेल्पर की जरूरत नहीं, अकेला ही उसने काम कर दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एंजाइम जब काम कर रहा है तो उसे किसी हेल्पर की जरूरत होती है। वो हेल्पर उसकी हेल्प करेगा एंजाइम के प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म करने में। वो जो एंजाइम का हेल्पर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। सो कोफैक्टर क्या है जी? हमने कहा कि नॉन प्रोटीन होगा। अब एंजाइम खुद बाय नेचर क्या है? प्रोटीन, लेकिन साथ जो उसने अपने साथ अटैच किया है हेल्पर के तौर पे, जो उसके फंक्शन को परफॉर्म करने में उसकी हेल्प करेगा, वो क्या होती है जी? नॉन प्रोटीन। उसे हम क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। असेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ एन एंजाइम। ये एंजाइम के प्रॉपर फंक्शन के लिए जरूरी होता है, यानी अगर ये होगा तो एंजाइम अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा, और अगर ये नहीं होगा तो एंजाइम अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो एंजाइम बाय नेचर प्रोटीन, ये बाय नेचर नॉन प्रोटीन, लेकिन इसका होना बहुत जरूरी है। एंजाइम का फंक्शन इस पे डिपेंड कर रहा है। सपोज ये मेरे पास एक एंजाइम है जी ब्लैक कलर का, और उसके ऊपर ये पर्पल कलर का आपको नजर आ रहा है जी कोफैक्टर और कोएंजाइम। ये क्या होता है आगे आपको पता चल जाएगा। अभी कोफैक्टर का वर्ड आपको पता है जी, कोफैक्टर। ओके जी। अब दोनों अटैच होने जा रहे हैं। अब क्या हुआ जी? ये देखें जी, ये अटैच हो गया। अब जब अटैच हो गया, ये दोनों अटैच हो गए। अब सबस्ट्रेट के लिए एक प्रॉपर जगह बन गई। अगर ये सबस्ट्रेट विदाउट कोफैक्टर आप यहां पे जोड़ने की कोशिश करते तो प्रॉपर जगह ना बनती। इसका मतलब ये हुआ इसने एक प्रॉपर जगह बना दी ताकि एंजाइम प्रॉपरली क्या कर सके? सबस्ट्रेट से अटैच हो सके। अगर सपोज कीजिए ये अटैच ना होता तो सबस्ट्रेट के लिए भी प्रॉपर जगह ना बनती। तो ये क्या करता है? उसके फंक्शनैलिटी में हेल्प करता है। आइए जी देखते हैं इसके फंक्शन। नंबर 1, एक्ट एज ए ब्रिज। मैंने पीछे अभी आपको दिखाया, ये देखिए जी यहां पे अगर ये ना होता तो ये लिंक ना करता। तो ब्रिज स्टैंड्स फॉर यहां लिंक के तौर पे यूज हो रहा है। ये उनको लिंक करने में हेल्प कर रहा है, सबस्ट्रेट को और एंजाइम को। तो एक्ट एज ए ब्रिज। नेक्स्ट, ऑफन कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द केमिकल रिएक्शन। ये क्या करता है? केमिकल रिएक्शन में खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है। अब एंजाइम के साथ है, एंजाइम ने कैटालाइसिस करना है, यानी कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाना है, तो ये भी साथ इन्वॉल्व होगा ताकि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने में एंजाइम की क्या करे? हेल्प करे। नेक्स्ट जी, प्रोवाइड सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, हेल्प टू ड्राइव। अब क्या करेगा? उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी भी कौन सप्लाई करेगा? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ने जोड़ने का काम किया, रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ, रिएक्शन के लिए एनर्जी दी। अब वो एनर्जी अगर ना होती तो रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो कोफैक्टर इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जी, ये एंजाइम है, ये एंजाइम के सामने आपको नजर आ रहा है जिसका कोफैक्टर। अब जैसे ही कोफैक्टर अटैच हुआ तब सबस्ट्रेट आके अटैच हुआ, होना शुरू हो गया। अगर ये ना होता तो ये फर्मली यहां पे अटैच ना हो पाता। तो प्रॉपर सरफेस देना, प्रॉपर अटैचमेंट करना, बाइंडिंग देना, ये काम किसका होता है? कोफैक्टर का। आइए जी इसकी डिफरेंट टाइप्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वन इज एक्टिवेटर। अब एक्टिवेटर क्या होते हैं? मेटालिक आयंस एक्ट एज ए कोफैक्टर। तो अगर कोफैक्टर के तौर पे यानी एंजाइम के साथ जो नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ रहा है, अगर वो मेटालिक आयंस है तो वो आपके पास क्या होंगे? वो एक्टिवेटर होंगे। अब ये क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक आयन। डेफिनेटली जब मेटालिक आयन है तो वो इनऑर्गेनिक होंगे, वो ऑर्गेनिक तो नहीं होंगे। डिटैचेबल इन नेचर, यानी ये आते हैं, अटैच होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया, एंजाइम को एक्टिवेट किया। जैसे ही एंजाइम ने अपना काम कर लिया, ये अपने आप को डिटैच कर लेंगे, दोबारा एंजाइम अपने आप को क्या कर लेता है? इनएक्टिव कर लेता है। तो ये थोड़ी देर के लिए आते हैं एंजाइम को एक्टिव करने के लिए। ओके जी, ये आपके सामने डिफरेंट कोफैक्टर दिखाए गए हैं जो आपके सिलेबस में तो शामिल नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपके रेड ब्लड सेल्स में होता है। CO2 वगैरह को अटैच करना, लंग्स के पास लाना ताकि उसे रिलीज किया जाए, वहां पे जिंक इन्वॉल्व है तो मेटालिक आयन है। अल्कोहलिक
डिहाइड्रोजिनेज अल्कोहल को ब्रेक करना, यीस्ट वगैरह के अंदर जिंक इन्वॉल्व है। साइटोक्रोम आपकी जो है वो रेस्पिरेटरी चेन के अंदर होता है एनर्जी वगैरह बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन आपको पता है। फेरिडॉक्सिन प्लांट्स के अंदर जब आपने जी स्कीम पढ़ी थी वहां पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए फेरिडॉक्सिन इन्वॉल्व होता है। तो ये सारे जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया और पोटाशियम हो गया, ये सारे मेटालिक आयंस हैं विच आर एक्टिंग एज ए कोफैक्टर, और ये डिफरेंट प्रोटीन डिफरेंट एंजाइम आपके सामने शो हुए हैं जहां पर ये इन्वॉल्व होते हैं। अगर ये ना हो तो ये एंजाइम कभी भी एक्टिवेट ना हो। आइए जी सेकंड जो है वो इसकी टाइप की तरफ चलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट कोवलेंटली बॉन्डेड। अब पीछे मैंने कहा था डिटैचेबल इन नेचर, अब यहां मैंने कहा नॉन प्रोटीन पार्ट कोवलेंटली बॉन्डेड। जब ये कोवलेंटली बॉन्डेड है तो ये बड़े फर्मली अटैच होते हैं, मजबूती से अटैच होते हैं। जब ये मजबूती से अटैच होते हैं तो पीछे वाले डिटैच हो जाते थे, ये डिटैच नहीं हो सकते। सो फर्मली अटैच होंगे और ऑर्गेनिक इन नेचर होंगे, ठीक है जी। पीछे वाला मेटालिक आयन थे यानी इनऑर्गेनिक थे, ये मेरे पास बाय नेचर क्या होंगे? ऑर्गेनिक। आइए जी एग्जांपल, अनेबल टू डिटैच पहले भी बता दिया। एग्जाम्पल है जी हमारे पास हेम। अब हेम क्या होती है? ये आपके सामने रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल से हीमोग्लोबिन निकाली गई है। एक हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स होती हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा, अल्फा, ये अल्फा 2, 2 अल्फा और 2 बीटा, और नजर 1 2 3 4 इसमें हेम ग्रुप होते हैं। आयरन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। और स्टूडेंट हीमोग्लोबिन का काम क्या? ऑक्सीजन को कैरी करना, बॉडी के तमाम पार्ट्स को जाना और वहां पे CO2 को कैरी करना। तो ये जो बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन की, ये हेम ग्रुप के साथ होती है। और हेम बाय नेचर क्या है? ये कोफैक्टर है। और कोफैक्टर की कौन सी टाइप है? प्रोस्थेटिक। और मैंने कहा ये क्या है जी? डिटैच नहीं है, अनेबल टू डिटैच, यानी कि ये सेपरेट नहीं होता, ये फर्मली जुड़ा रहता है, जबकि पीछे वाले जो आयंस थे आपने पढ़ा वो सेपरेट हो जाते थे। आइए जी नेक्स्ट हम इसकी थर्ड टाइप पढ़ते हैं, कोएंजाइम। अब कोएंजाइम क्या है जी? ऑर्गेनिक इन नेचर। तो सेकंड वाला भी ऑर्गेनिक था, ये भी ऑर्गेनिक है, ठीक है जी। ओके जी, लूजली अटैच। तो पहले वाला जो था वो डिटैचेबल था, दूसरे वाला फर्मली अटैच था, सेपरेट नहीं होता, ये भी सेपरेट हो जाता है, ठीक है जी। तो लूजली जब अटैच होगा तो डेफिनेटली क्या हो सकता है? सेपरेट हो सकता है, ठीक है। सो डिटैचेबल इन नेचर, कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। अब आया कोफैक्टर के तौर पे आया, एंजाइम के साथ जुड़ा, एंजाइम को एक्टिवेट किया, एंजाइम अपना काम करना शुरू कर दिया। जैसे एंजाइम एक्टिवेट हो गया, अपना फंक्शन परफॉर्म कर लिया, अब दोबारा डिटैच हो गया। जैसे ही डिटैच हुआ एंजाइम दोबारा क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। तो ये इनका काम होता है एक्टिवेशन करना, और जब नहीं होंगे तो एंजाइम प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, इनएक्टिव होगा। खैर अब इसकी एग्जाम्पल्स में है तो आपकी बॉडी में जो विटामिन वगैरह होते हैं, NAD, अगर आपको याद हो, आपने ग्लाइकोलाइसिस का वर्ड सुना होगा, आपने जी स्कीम का वर्ड सुना होगा, फोटोसेंसिस और रेस्पिरेशन में, वहां पे जो NAD है ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रिसीव करके उनके डोनर के तौर पे, एक्सेप्टर के तौर पे वहां पे काम कर रहा होता है, ताकि एनर्जी वगैरह को प्रॉपर ट्रांसफर करके पैदा किया जाए, ठीक है जी। अब कोएंजाइम जो है उसकी एक एग्जांपल देखते हैं जी। सपोज ये मेरे पास है एंजाइम, और एंजाइम की एक्टिव साइट आपको नजर आ रही है, E स्टैंड्स फॉर एंजाइम, और उसके ऊपर ये एक्टिव साइट है, ठीक है जी। अब क्या होगा? ये देखिए जी ऊपर क्या आ गया? कोएंजाइम आ गया। जैसे ही कोएंजाइम आया तो ये आपके पास एक क्या बन गई जी? एंजाइम और कोएंजाइम, यानी एंजाइम और कोफैक्टर का एक क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये सबस्ट्रेट आ गया, जैसे ही सबस्ट्रेट आ गया तो अब ये दोनों आपस में अटैच होंगे, तो ये आपके पास क्या बन गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको पता है काम क्या है उसका? कैटालाइसिस करना। तो अगला काम क्या होगा? ये देखिए जी, फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब जब फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो एंजाइम आपके पास फिर क्या हो गया? रिकवर, कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। अब स्टूडेंट यहां पर देखिए जी, जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो यहां पे आपके पास आपका कोएंजाइम भी साइड पे हो गया, आपका एंजाइम भी साइड पे हो गया, सबस्ट्रेट की क्या बन चुकी है? प्रोडक्ट। इसका मतलब कोएंजाइम में भी चेंज नहीं आया, एंजाइम में भी चेंज नहीं आया। तो जिस तरह एंजाइम बार बार यूज हो सकता है, इस तरह कोएंजाइम भी बार बार यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये आपको रिएक्शन के एंड पे क्या हो जाता है? रिकवर हो जाता है। डिटैचेबल था, सेपरेट हो गया। तो इस एग्जाम्पल में आपको समझ आ गई। सपोज कीजिए अगर कोई एंजाइम ना होता, तो ये आपके पास कोई एंजाइम ना होता तो ये मेरे पास एंजाइम है। अब एंजाइम की ये सबस्ट्रेट है, तो स्टूडेंट देख लीजिए सबस्ट्रेट जब अटैच हुई तो इतनी जगह अभी भी खाली पड़ी है। चेक कर लीजिए, ये क्लियर आपको नजर आ, इतनी जगह अभी भी खाली पड़ी है, और इसका मतलब ये हुआ ये लूजली अटैच होगा, फर्मली अटैच नहीं होगा। जब प्रॉपर लिंक नहीं करेगा, बाइंडिंग नहीं होगी, तो भाई आगे जो है वो प्रोडक्ट कैसे बनाई जाएगी? क्योंकि एंजाइम ने उसे प्रॉपरली अटैच नहीं किया।
सो फॉर्म्स ऑफ एंजाइम की तरफ चलते हैं। दो फॉर्म है जी, एक है जी अपो एंजाइम। अपो एंजाइम क्या है? एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर। मैंने अभी बार बार कहा कोफैक्टर एक्टिवेट करता है, कोफैक्टर एक्टिवेट करता है। और भाई अगर मैं कोफैक्टर माइनस कर दूं तो अब वो चाहे मेटालिक आयन है चाहे वो ऑर्गेनिक है, तो क्या एंजाइम इस काबिल है, क्या प्रोटीन इस काबिल है वो फंक्शन कर सके? डेफिनेटली नहीं कर सकती। तो एंजाइम माइनस कोफैक्टर, अब वो कोफैक्टर चाहे वो एक्टिवेटर हो, चाहे वो को एंजाइम हो, चाहे वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो, अगर तो मैंने माइनस कर दिया है, ठीक है जी। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप तो माइनस करना मुश्किल है क्योंकि फॉर्मली अटैच होता है, पीछे रह क्या गया? एक्टिवेटर और को एंजाइम। तो अगर आपने उसे क्या कर दिया है? माइनस कर दिया है, तो क्या होगा? एंजाइम एक्टिवेटर नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। ठीक है, जब वो इनएक्टिव हुआ एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। होलो एंजाइम, अब इसका रिवर्स कर दीजिए, एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर, यानी एंजाइम जितने भी हैं जिनको कोफैक्टर चाहिए, अगर मैं उनका प्रॉपर कोफैक्टर उनको दे देता हूं, देन एंजाइम क्या हो जाएगा? अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। तो एंजाइम प्लस कोफैक्टर वो आपके पास क्या होते हैं? होलो एंजाइम। और एक्टिव फॉर्म होती है जी ये एंजाइम की, ठीक है जी। यानी एंजाइम का कोफैक्टर होगा तो वो होलो, नहीं होगा तो वो आपके पास क्या होगा? अपो। पहले वाली स्टेट आपके पास इनएक्टिव, दूसरे वाली स्टेट आपके पास एक्टिव। आइए जी, ये आपके पास एक अपो एंजाइम है, ये एंजाइम शो हो रहा है, ये इसकी क्या है जी? एक्टिव साइट। अब नेक्स्ट इसमें कोएंजाइम ऐड होना है, यानी कोफैक्टर ऐड होना है। जब ऐड होगा तब ये एक्टिवेटर का काम करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा, और पहले ये इनएक्टिव था। लीजिए जी, जैसे ही अटैच होगा तो अब आपके पास एंजाइम किस फॉर्म में? एक्टिव में। अब ये सबस्ट्रेट को पकड़ेगा और पकड़ के क्या करेगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। अब चेक कर लीजिए, यहां पे एक्टिव साइट की शेप और यहां पे एक्टिव साइट की शेप। इसका मतलब अगर ये ना जुड़ता तो सबस्ट्रेट के लिए एक प्रॉपर बाइंडिंग साइट अवेलेबल ना होती। ये इसका काम है जी, किसके लिए जी? एंजाइम की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट को प्रॉपर जोड़ने में। आई जी, लोकेशन ऑफ एंजाइम की बात करते हैं। सो मैनी एंजाइम्स आर इन डिसॉल्व फॉर्म इन साइटोप्लाज्म। सो ग्लाइकोलाइसिस आपने सुना होगा, हमने कहा था जी फूड को ब्रेक किया जाता है, ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है अप टू द पायरुवेट। वो जो पायरुवेट लेवल तक तोड़ना है वो काम कौन कर रहा था? एंजाइम। वो सारे कहां पड़े थे? साइटोप्लाज्म में। सो मैनी एंजाइम्स आर इन डिसॉल्व फॉर्म साइटोप्लाज्म। सम आर बाउंडेड इन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। लाइसोसोम ऑर्गेनेली है, उसके अंदर एंजाइम थे, ठीक है जी। पैरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड थे और उसके अंदर एंजाइम्स थे। तो कुछ एंजाइम्स आपके पास ऑर्गेनेलीज में होते हैं, ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी एंजाइम थे, वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड था। खैर, these are produced by living cells for the use in or near the site of the production। अब जब ये पैदा होंगे डेफिनेटली सेल जिंदा है तभी इनको बनाएगा ताकि बॉडी में फंक्शन परफॉर्म किए जा सके। अब कहां कहां हो सकते हैं? सपोज कीजिए मैंने एंजाइम्स फॉर फोटोसिंथेसिस की बात करनी है, तो डेफिनेटली वो कहां होंगे? जहां फोटोसिंथेसिस हो रही है। मिसाल के तौर पे क्लोरोप्लास्ट में हो रही है तो क्लोरोप्लास्ट में ही एंजाइम होंगे। मैं बात करता हूं एंजाइम फॉर रेस्पिरेशन, तो एंजाइम कहां पे होंगे? और भाई जहां रेस्पिरेशन हो रही है वहीं पे होंगे। वो कहां है जी? माइटोकॉन्ड्रिया। मैं बात करता हूं एंजाइम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये कहां होंगे? डेफिनेटली जहां प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, और वो कौन सी जगह है? वो राइबोसोम्स है। इसका मतलब ये हुआ कि मोस्टली एंजाइम वही होते हैं जहां उन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना होता है। ये सारे स्ट्रक्चर जो फंक्शन कर रहे थे उनके एंजाइम उन्हीं स्ट्रक्चर्स के अंदर थे। तो ये थी लोकेशन ऑफ एंजाइम। आई जी, एंड पे हम इसके करैक्टर 6 की बात करते हैं। करैक्टर 6 में क्या है? नंबर 1, ऑल एंजाइम्स आर 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन। अब 3 डायमेंशनल स्टैंड्स फॉर एक फिजिकल अपीयरेंस होगी, एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, हवा में बात नहीं हो रही, ठीक है जी। ऐसा कोई इमेजिनरी स्ट्रक्चर नहीं है, वाकई एक फिजिकल स्ट्रक्चर है जिसकी प्रॉपर जो है वो डायमेंशंस होगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ग्लोबुलर प्रोटीन, प्रोटीन्स की इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन हम जब पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ग्लोबुलर और फाइब्रस दो प्रोटीन होती हैं। अभी सिर्फ ये याद रख लीजिए कि प्रोटीन्स की अरेंजमेंट के बाद जो शेप बनती है, अगर वो गोल होगी तो ग्लोबुलर प्रोटीन, और अगर वो एक लंबाई में होगी तो फाइब्रस प्रोटीन। तो ये 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, ओके जी। दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज अप, वही कैटालिटिक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा कि ये जी क्या करते हैं? एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को पकड़ते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्शन को तेज करते हैं, खुद इस्तेमाल नहीं होते। ये नीचे आपको डायग्राम में प्रॉपर नजर आ रहा है, सबस्ट्रेट अटैच हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, किसी किस्म का एंजाइम में चेंज नहीं आ रहा। नेक्स्ट, देयर प्रेजेंट डज नॉट अफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टी ऑफ द एंड प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट, मैंने कहा प्रोटीन को पकड़ा, प्रोटीएजेस ने
अमीनो एसिड बना दिया, लाइपेज जो था उसने लिपिड को पकड़ा और फैटी एसिड ग्लिसरॉल बना दिया। अब एंड प्रोडक्ट को ये खराब नहीं करते, इनका काम क्या है, कॉम्प्लेक्स को पकड़ना, सिंपल बनाना, उसको खराब ना करना। तो इनकी प्रेजेंस कभी भी जो है वो नेचर को खराब नहीं करती किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है जी। नेक्स्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन। तो एंजाइम की थोड़ी सी भी मिकदार होगी तो रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई कैटालिटिक प्रॉपर्टी है इसकी, बहुत तेजी से काम करता है। तो सबस्ट्रेट जितनी मर्जी हो, ये थोड़ा सा भी होगा तो बड़ी जल्दी से सारे सबस्ट्रेट को क्या कर देगा, प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। नेक्स्ट, दे आर वेरी सेंसिटिव इवन टू अ माइनर चेंज इन पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट। तो स्टूडेंट थोड़ा सा पीएच चेंज कर दें आप, थोड़ी सी टेम्परेचर आप चेंज कर दें, या सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन में आप चेंज ले आए, उसका अफेक्ट एंजाइम के ऊपर लाजमी होगा। तो ये बड़े सेंसिटिव होते हैं। टेम्परेचर आपने ज्यादा कर दिया तो एंजाइम सारे क्या हो जाएंगे, डीनेचर। पीएच आपने चेंज कर दी, पीएच स्टैंड्स फॉर एसिडिक एनवायरनमेंट, बेसिक एनवायरनमेंट, तो फौरन क्या हो जाएगी, शेप उसकी खराब हो जाएगी, डीनेचर हो जाएगा। नेक्स्ट, दे आर वेरी स्पेसिफिक। अब वेरी स्पेसिफिक क्या है, आइए जरा स्पेसिफिसिटी देखते हैं। तो स्पेसिफिसिटी दो तरह की होती है, विद रिस्पेक्ट टू एक्शन, विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। दो तरह से हम इसकी स्पेसिफिसिटी डिस्कस करते हैं। आइए जी पहले हम देखते हैं जी विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, ठीक है जी। अब सबस्ट्रेट के लिहाज से क्या होगा, ये मेरे पास प्रोटीन है, अब प्रोटीन के ऊपर अमाइलेज आ गया। अब आपको पता है अमाइलेज तो आता है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, जब कार्बोहाइड्रेट के ऊपर अमाइलेज आता है, यहां प्रोटीन के ऊपर आ गया तो रिएक्शन मेरे पास नहीं होगा। इसी तरह मैं ले लेता हूं जी, मेरे पास यहां पे लिपिड था और मैंने उसे दे दिया प्रोटीएसिस, तो फिर भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हाईली स्पेसिफिक है। प्रोटीन हमेशा प्रोटीएज से रिएक्ट करेगी, कार्बोहाइड्रेट हमेशा अमाइलेज से ही रिएक्ट करेगा, लिपिड हमेशा लाइपेज से ही रिएक्ट करेगा। तो अपने अपने सबस्ट्रेट के लिहाज से ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। बात करते हैं जी विद रिस्पेक्ट टू एक्शन। अब एक्शन में क्या है, सपोज कीजिए एंजाइम फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन, तो वो कभी भी रेस्पिरेशन में जाके कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन, यानी जो एनाबॉलिक है वो कैटाबॉलिक में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ओके जी। एंजाइम्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन विल नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो चेक कर लीजिए, इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन में तो वो कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सके, यानी वो अपने एक्शन के लिहाज से भी हाईली क्या होंगे, स्पेसिफिक होंगे। ओके जी। एंजाइम इन्वॉल्व इन कैटाबॉलिज्म विल नॉट इन्वॉल्व इन एनाबॉलिज्म, यानी वो जो कंपाउंड्स की ब्रेक डाउन कर रहे हैं वो कभी भी कंपाउंड्स की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो हर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिहाज से और अपने एक्शन के लिहाज से हाईली क्या होते हैं, स्पेसिफिक। आइए जी नेक्स्ट हम करते हैं जी, एवरी एंजाइम मस्ट रिक्वायर एन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम होगा तो एंजाइम प्रॉपर क्या करता है, फंक्शन, क्योंकि एक्वस मीडियम में H+OH माइनस आयंस होते हैं जिनकी भी हाफ इनको एक स्पेसिफिक पीएच मिल जाती है और फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने में इनको क्या मिलती है जी, आसानी मिल जाती है। ओके जी। दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, एक रिएक्शन करना है, उस रिएक्शन के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए ताकि एक दफा प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, उसके बाद वो प्रोसेस खुद ब खुद ही जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो किसी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर तो एंजाइम है तो कम एनर्जी लगेगी और जल्दी से काम हो जाएगा, और अगर एंजाइम नहीं है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है ताकि रिएक्शन को क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए। आइए जी इस डायग्राम में अगर आप देखिए तो यहां पे लिखा हुआ है जी एक्टिवेशन एनर्जी जो है, यहां पे अगर तो एंजाइम नहीं है तो चेक कीजिएगा क्या होगा जी, एक्टिवेशन एनर्जी हमें बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, और अगर तो एंजाइम है तो एक्टिवेशन एनर्जी हमें कम लगानी पड़ेगी। यहां देखिए जी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, क्यों, एंजाइम था। यहां देखिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा लगानी पड़ रही है, क्यों, क्योंकि एंजाइम नहीं है। सो सम एंजाइम रिक्वायर कोफैक्टर टू परफॉर्म अ रिएक्शन। तो एंजाइम्स को परफॉर्म करने के लिए शुरू में पढ़ा हमें क्या चाहिए जी, कोफैक्टर चाहिए। एंजाइम कोफैक्टर की बिहाफ पे एक्टिव होते हैं, कोफैक्टर नहीं होगा तो एंजाइम क्या हो जाता है, इनएक्टिव। और ये आपके सामने डायग्राम है जो पहले भी हम बड़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुके कि एंजाइम का कोफैक्टर होगा तो अटैचमेंट होगी वरना नहीं होगी। ओके जी। सम एंजाइम सच एज पेप्सिन इज प्रोड्यूस इन इनएक्टिव फॉर्म सच एज पेप्सिनोजिन। अब स्टूडेंट याद रखिएगा हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में आपने स्टमक के अंदर एक एंजाइम पढ़ा, वो एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब बेसिकली वो एंजाइम जो है ये पैदा होता है पेप्सिनोजिन की फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। अब क्या वजह है कि वो इनएक्टिव फॉर्म में
प्रोड्यूस होता है, उसे जब जरूरत पड़ेगी जब ही उसे डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या किया जाता है, एक्टिव फॉर्म में लाया जाता है, अदरवाइज वो क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है। ठीक है जी। अब क्या वजह है, उसको इनएक्टिव फॉर्म में क्यों पैदा किया गया, एक्टिव फॉर्म में क्यों नहीं पैदा किया गया? बेसिकली पावरफुल डाइजेस्टिंग एंजाइम है, मे डाइजेस्ट डाइजेस्टिव ट्रैक। अब स्टूडेंट इस बात को गौर से सुनिएगा, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो मस्कुलर बाय नेचर है। जब वो मस्कुलर बाय नेचर है तो डेफिनेटली मसल्स बाय नेचर प्रोटीन से बने हैं। अब ये मेरे पास प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जब ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है तो इसने फूड में प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। अगर ये एक्टिव फॉर्म में पैदा हो जाता तो माइट भी पॉसिबल ये डायरेक्ट इंटरेक्ट कर जाता हमारे किसके साथ, मसल्स के साथ, डाइजेस्टिव ट्रैक के, और उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता। इसलिए इसको प्रोड्यूस किया जाता है इनएक्टिव फॉर्म में। और जब प्रोटीन बॉडी में आती है तो जब भी उसी के ऊपर इसको एक्टिव किया जाता है। और दूसरा, म्यूकस की लाइन भी होती है डाइजेस्टिव ट्रैक में जो कि डायरेक्ट इंटरेक्ट को क्या कर रही होती है, रोक रही होती है। सो खैर पेप्सिन को पेप्सिनोजन की फॉर्म में पैदा किया गया ताकि वो डायरेक्ट इंटरेक्ट ना कर सके हमारे मसल्स के साथ, विच आर इट सेल्फ बाय नेचर प्रोटीन। ठीक है, और जब जरूरत पड़ेगी प्रोटीन आएगी, इसको क्या किया जाएगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। अब वो किस तरह, ये मेरे पास पेप्सिनोजिन है, ये उसके ऊपर HCl आता है जो आपके स्टमक में होता है और इसको किस में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन में। और फिर पेप्सिन क्या करती है, अपना फाइनल काम करती है। तो स्टूडेंट यहाँ तक जो था वो हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। होप सो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नए कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।